Students, myself Rohit Dhingra from IIT Bombay. Welcome to lecture number 3 of electrochemistry. In this lecture, we will cover the third topic of this lecture, and that is Faraday's laws of electrolysis. आइए start करते हैं. Faraday established the relationship between the quantity of electricity passed through an electrolyte and the amount of material which is liberated or deposited at the electrode. तो हम ये जानते हैं कि अगर हम किसी इलेक्ट्रोलाइट में करंट पास करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोज हो जाता है और हमें एनोड और कैथोड पर कुछ सब्सटेंसेस प्रोड्यूस हुए मिलते हैं. तो फैराडे ने एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया between the quantity of electricity passed through an electrolyte and the amount of material which is liberated or deposited at the electrode. यहां पर वर्ड यूज करा है liberated और deposited. तो जनरली सब्सटेंस डिपॉजिट कहां होते हैं? कैथोड पर जाकर, क्योंकि कैथोड पर कोई कटायन रिड्यूस हो जाता है. जैसे M+ अगर रिड्यूस होकर M में कन्वर्ट हो गया तो वर्ड यूज क्या होता है कि इट इज डिपॉजिटेड. जबकि एनोड पर यूजुअली मटेरियल्स लिबरेट होते हैं. जैसे कोई अनायन है, सपोज Cl- है, वो जब एनोड पर जाएगा तो ऑक्सीडाइज होकर क्या बना देगा? Cl2, और Cl2 गैस विल बी लिबरेटेड एट द एनोड. ये वर्ड यूज किया जाएगा. जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि फैराडे के जो लॉज हैं वो किस में रिलेशनशिप बताते हैं? बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच इज लिबरेटेड और डिपॉजिटेड एट द इलेक्ट्रोड. तो यहां पर जो वर्ड यूज किया है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी की क्वांटिटी से मतलब क्या है? The quantity of electricity is equal to the product of the current strength and the time for which it is passed. तो current into time यानी एम्पियर into seconds, ये होता है quantity of electricity. और एम्पियर into second क्या होता है? कूलम के बराबर. तो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किस में आएगी? कूलम्स में आएगी. The results of Faraday's finding can be put in the form of two laws of electrolysis. जो भी फैराडे की फाइंडिंग थी उनको टू वेरी फेमस लॉज के टर्म्स में उन्होंने डिस्क्राइब किया था, जिनको हम कहते हैं फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. तो नाउ वी विल लुक एट द फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. अब हम स्टार्ट करते हैं with first law of electrolysis. तो फर्स्ट लॉ में फैराडे ने सिंपली ये कहा था कि the amount of any substance deposited or dissolved at a particular electrode is proportional to the quantity of charge utilized. यहां पर वर्ड क्या यूज किए हैं? deposited और dissolved. क्योंकि कैथोड पर क्या होता है? चीजें आकर रिड्यूस होती हैं. रिड्यूस होती है मतलब वो डिपॉजिट हो जाती हैं. जबकि एनोड पर क्या होता है? कोई न्यूट्रल चीज ऑक्सीडाइज होकर कटायन में कन्वर्ट हो जाएगी, और कटायन जो होते हैं वो सोल्यूशन में डिसॉल्व हो जाते हैं. तो इसलिए वर्ड ऐसे यूज किए हैं कि द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस डिपॉजिटेड और डिसॉल्व्ड एट अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड इज प्रोपोर्शनल टू the quantity of charge utilized. यानी हम सिंपली क्या कह सकते हैं कि weight is directly proportional to charge यानी Q. तो मतलब अगर आपने चार्ज डबल कर दिया तो कैथोड पे जो सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा था उसका वेट भी डबल हो जाएगा.
सिमिलरली एनोड पे जो सब्सटेंस डिसॉल्व हो रहा था या लिबरेट हो रहा था उसका वेट भी डबल हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। अब वो वेट चाहे एनोड पर हो चाहे कैथोड पर हो, जो भी वेट डिपॉजिट हो रहा होगा या डिसॉल्व हो रहा होगा वो चार्ज को बढ़ाने से ज्यादा वेट प्रोड्यूस होगा। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं कि वेट इज प्रोपोर्शनल टू आई इंटू टी, क्योंकि चार्ज किसके बराबर होता है, करंट इंटू टाइम। और अगर यहां पर मैं प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा दूंगा तो मैं क्या लिख सकता हूं, वेट इज इक्वल टू जेड आई टी। यहां पर जेड इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। सो फैराडे का फर्स्ट लॉ कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है कि W इज इक्वल टू जेड आई टी। फैराडे के जो फर्स्ट लॉ है उसको हम मैथमेटिकली इस तरह से लिख सकते हैं कि W इज इक्वल टू जेड आई टी। आई टी क्या है, चार्ज, यानी वेट किससे प्रोपोर्शनल है, चार्ज से प्रोपोर्शनल है। और जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है वो क्या है, Z है। अब यहां पर W इज द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड इन ग्राम, Q is the amount of charge utilized in coulombs, I is the current strength in amperes, T is the time for which current flows through the cell in seconds, and Z is the electrochemical equivalent। ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आया है Z, इसका नाम क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो अब हम थोड़ा और डिटेल में Z के बारे में बात करेंगे। और Q किसके बराबर होगा, Q होगा I इंटू टी के बराबर। समझने लायक बात एक ये भी है कि रिमेंबर दैट Q इज नॉट द अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ड बट इट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज यूटिलाइज्ड। ऐसा नहीं है कि आप चार्ज पास करते जाओ करते जाओ करते जाओ, सारे सब्सटेंस जो भी लिबरेट होने हैं वो लिबरेट हो गए, जिनको डिपॉजिट होना है वो डिपॉजिट हो गए, फिर भी आप चार्ज फ्लो करते जा रहे हो। तो सारा चार्ज हम नहीं लेंगे, वी विल ओनली टेक द अमाउंट ऑफ चार्ज विच इज यूटिलाइज्ड एंड नॉट द अमाउंट ऑफ चार्ज विच इज पास्ड। बात करते हैं कि ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट यानी Z, उसके बारे में। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट is the mass of substance deposited in gram either by passing 1 coulomb of charge or by passing 1 ampere of current for 1 second। तो ये चीज कैसे हमने बोली, देखो रिलेशनशिप क्या था, W इज इक्वल टू जेड आई टी, और I इंटू टी क्या होता है, चार्ज के बराबर, यानी ZQ भी लिख सकते हैं इसको। तो अगर ये Q 1 कूलम के बराबर हो गया, अगर Q 1 कूलम के बराबर हो गया, यानी 1 कूलम चार्ज पास करने पर, या फिर ऐसा कह सकते हो कि I इंटू टी अगर 1 के बराबर हो गया, यानी 1 एम्पियर ऑफ करंट 1 सेकेंड पास करने पर जो वेट डिपॉजिट होगा किसी भी सब्सटेंस का वो उसके Z के बराबर होगा। तो जो अलग अलग सब्सटेंस है उनका वेट भी जो डिपॉजिट होगा वो भी अलग अलग होगा, यानी अलग अलग सब्सटेंसेस का Z भी अलग अलग होगा। तो एनोड पे जो सब्सटेंस है उसका Z कुछ और हो सकता है, और कैथोड पर जो सब्सटेंस है उसका Z कुछ और हो सकता है। पर Z का मतलब क्या है, इट इज द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड इन ग्राम either by passing 1 coulomb of charge or by passing 1 ampere of current for 1 second। तो 1 कूलम चार्ज पास करने पर किसी सब्सटेंस का जो भी अमाउंट इन ग्राम्स डिपॉजिट या लिबरेट होगा वो उस सब्सटेंस का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट यानी Z होगा। आपको चार्ज की एक नई यूनिट इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं।
जैसे चार्ज की एक यूनिट होती है कूलम, वैसे ही चार्ज की एक यूनिट होती है फैराडे। बस फर्क इतना है कि ये थोड़ी बड़ी क्वांटिटी होती है। पहले देखते हैं कि 1 फैराडे डिफाइन किस तरह से किया गया है। 1 फैराडे इज द क्वांटिटी ऑफ चार्ज carried by 1 mole of electrons। 1 mole इलेक्ट्रॉन्स पे जो चार्ज होगा वो है 1 फैराडे के बराबर। तो अगर therefore मैं लिखना चाहूं कि 1 फैराडे कितना होगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, दिस इंटू एवोगैड्रोस नंबर। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली हमें मिलेगा कि 1 फैराडे इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 96,500 कूलम्स। सो ये है एक ऐसी चीज जो हमें याद रखनी चाहिए। इस क्वांटिटी का हम अभी काफी ज्यादा यूज करने वाले हैं। सो 1 फैराडे इज इक्वल टू 96,500 कूलम्स। हाँ, और इसको डिफाइन किस तरह से किया गया है, इट इज द क्वांटिटी ऑफ चार्ज कैरीड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मान लीजिए हमारे पास एक कैथोड रिएक्शन इस तरह से दिया हुआ है कि Ag प्लस एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, रिड्यूस हो रहा है, और Ag मेटल बनकर डिपॉजिट हो रहा है। तो इस बैलेंस्ड रिएक्शन को देखकर मैं क्या कह सकता हूं कि 1 इलेक्ट्रॉन will produce 1 atom of silver। और अगर 1 मोल ऑफ सिल्वर मुझे बनाना है तो मुझे इलेक्ट्रॉन के भी 1 मोल लेने पड़ेंगे। तो हम कह सकते हैं कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स will produce 1 मोल ऑफ सिल्वर एटम्स। वहीं अगर मैं पूछूं कि कितने इक्विवेलेंट्स सिल्वर के बनेंगे, इक्विवेलेंट्स ऑफ सिल्वर produced by 1 मोल of electrons, तो सिल्वर के इक्विवेलेंट्स अगर हमें निकालने हैं तो इक्विवेलेंट्स क्या होता है, नंबर ऑफ मोल इनटू एन फैक्टर, और सिल्वर का एन फैक्टर तो 1 ही है। तो यहां पर जो सिल्वर के इक्विवेलेंट्स होंगे वो कितने हो जाएंगे, 1 मोल इंटू एन फैक्टर यानी 1। तो 1 इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर will be produced by 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 1 मोल इलेक्ट्रॉन यानी 6 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स अगर फ्लो करेंगे तो सिल्वर का 1 मोल भी हम कह सकते हैं प्रोड्यूस होगा, या फिर एक इक्विवेलेंट भी हम कह सकते हैं प्रोड्यूस होगा। वहीं अगर इसकी जगह जो सेल रिएक्शन है, जो कैथोड रिएक्शन है, अगर वो कुछ इस तरह से होता कि Cu2 प्लस इज गोइंग टू Cu, तो Cu2 प्लस को कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी, 2 इलेक्ट्रॉन्स की। तो इस रिएक्शन को देखते हुए हम क्या कह सकते हैं कि कॉपर का एक एटम बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी। या फिर मैं ऐसा कह सकता हूं कि कॉपर का अगर 1 मोल बनाना है तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। या फिर मैं ऐसा कह सकता हूं कि अगर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने पास करे, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन हम अगर हमने पास करे तो कॉपर के कितने मोल बनेंगे, 1/2 मोल बनेंगे। ठीक है, सिंपल स्टोइशियोमेट्री है। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल प्रोड्यूस ओनली हाफ मोल ऑफ कॉपर, जबकि सिल्वर में क्या था, वही 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वर प्रोड्यूसिंग 1 मोल ऑफ सिल्वर। यहां पर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल प्रोड्यूस हाफ मोल ऑफ कॉपर। पर अगर हम ये देखें
कि कॉपर के इक्विवेलेंट्स कितने प्रोड्यूस होंगे। इक्विवेलेंट्स ऑफ कॉपर प्रोड्यूस्ड बाय 1 mole of electrons, equivalents of copper produced by 1 mole of electrons। तो कॉपर के इक्विवेलेंट कितने होंगे? इक्विवेलेंट होते हैं मोल इनटू एन फैक्टर। कॉपर के मोल कितने हैं? आधा मोल है, और कॉपर का एन फैक्टर कितना है? 2 है। तो इक्विवेलेंट्स कितने हो जाएंगे? हाफ इंटू 2, यानी 1 इक्विवेलेंट। तो यहां पर हम ये बात गौर कर सकते हैं कि सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पास किया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का तो हमने 1 मोल ही पास किया है ना, चार्ज तो सेम है। पर चार्ज सेम होने पर जो दोनों के मोल प्रोड्यूस हो रहे हैं वो क्या है? अलग अलग है। सिल्वर का 1 ही मोल बन रहा है, जबकि कॉपर का तो आधा ही मोल बन रहा है। पर अगर इक्विवेलेंट्स की बात करी जाए तो सिल्वर का भी 1 इक्विवेलेंट प्रोड्यूस हो रहा है, और कॉपर का भी 1 इक्विवेलेंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहां से हम एक बात कंक्लूड कर सकते हैं कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी 6 इंटू 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल प्रोड्यूस 1 इक्विवेलेंट ऑफ एनी सब्सटेंस। इसकी जगह अगर हम एल्यूमिनियम ले लेते Al3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, तो एल्यूमिनियम के कितने मोल बनते? 1/3 मोल। पर एल्यूमिनियम का एन फैक्टर कितना होता है? 3। तो 1/3 इंटू 3, यानी एल्यूमिनियम का भी 1 इक्विवेलेंट ही आता। तो यहां से एक बात कंक्लूड होती है कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल प्रोड्यूस 1 इक्विवेलेंट ऑफ एनी सब्सटेंस। हाँ, मोल जरूर अलग अलग हो सकते हैं। सिल्वर का 1 मोल, कॉपर का हाफ मोल, एल्यूमिनियम का 1/3 मोल, पर इक्विवेलेंट जो सबके बनेंगे वो सेम होंगे। तो ये बात अब क्लियर है कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हमने पास किए तो कोई भी सब्सटेंस हो उसका 1 इक्विवेलेंट प्रोड्यूस होगा। मोल अलग अलग हो सकते हैं, पर सबके इक्विवेलेंट जो प्रोड्यूस होंगे वो सेम होंगे। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल प्रोड्यूस 1 इक्विवेलेंट ऑफ एनी सब्सटेंस। अब 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज कितना होता है? 1 फैराडे। इसके पहले अभी हमने निकाला था। तो इसलिए हम कुछ इस तरह से भी कह सकते हैं कि 1 फैराडे is the quantity of charge which must be passed in order to deposit or dissolve 1 equivalent of any substance. 1 Faraday is the quantity of charge which must be passed in order to deposit or dissolve 1 equivalent of any substance. देखिए, 1 फैराडे चार्ज अगर हम पास करते हैं तो किसी भी सब्सटेंस का 1 इक्विवेलेंट प्रोड्यूस हो जाता है। 1 फैराडे चार्ज मतलब 96,500 कूलम्ब। अगर इतना चार्ज हम पास करते हैं तो हर सब्सटेंस का 1 इक्विवेलेंट प्रोड्यूस हो जाएगा, अगर आप 96,500 कूलम्ब चार्ज पास करते हैं तो। अब let us say E is the equivalent mass of a substance deposited at any electrode. Since 96,500 coulombs of charge is required to deposit E gram of a substance. ये कैसे बोला मैंने? अभी मैंने आपको क्या बताया? 96,500 कूलम चार्ज पास करने पर किसी भी सब्सटेंस का 1 इक्विवेलेंट प्रोड्यूस होता है, और किसी भी सब्सटेंस के 1 इक्विवेलेंट का वेट कितना होगा? उसके इक्विवेलेंट वेट के बराबर। जैसे किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का वेट कितना होता है? उसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर। तो इसलिए मैं ये कह सकता हूं
कि अगर हमने 96,500 कूलम जितना चार्ज पास किया तो किसी भी सब्सटेंस का ई ग्राम प्रोड्यूस हो जाएगा। अब अलग अलग जो सब्सटेंस होते हैं उनका इक्विवेलेंट वेट तो अलग अलग होता है, जैसे सिल्वर का कुछ और होगा, कॉपर का कुछ और होगा, ऑक्सीजन का कुछ और होगा। तो चार्ज हमने इतना ही पास किया है, पर जो अलग अलग सब्सटेंस होंगे उनका जो वेट प्रोड्यूस होगा वो भी क्या होगा, अलग अलग होगा, सबके ई ग्राम प्रोड्यूस होंगे। पर समझ आ रहा है, 96,500 कूलम चार्ज पास करने पर सबका वन इक्विवेलेंट प्रोड्यूस होगा, और कोई भी सब्सटेंस हो उसके वन इक्विवेलेंट का वेट कितना होगा, उसके इक्विवेलेंट वेट के बराबर, यानी ई ग्राम। तो इसलिए हम ऐसे लिख सकते हैं 96,500 coulombs of charge is required to deposit e gram of a substance. Therefore, 1 coulomb of charge would deposit E upon 96,500 gram. 96,500 से E ग्राम बन रहा है, तो 1 कूलम से कितना बनेगा, E upon 96,500 ग्राम, which is the electrochemical equivalent Z of the substance. याद कीजिए Z अपन ने कैसे डिफाइन किया था, हमने बोला था कि 1 कूलम चार्ज पास करने पर जो वेट डिपॉजिट होता है W इज इक्वल टू जेड क्यू। अगर Q1 हो गया तो जो W होगा वही तो Z होता है। तो 1 कूलम चार्ज पास करने पर किसी भी सब्सटेंस का जो वेट डिपॉजिट होता है वो Z होता है, और वो वेट कितना होगा, वो वेट होगा W अपॉन 96,500, यानी Z किसके बराबर होगा, E अपॉन 96,500 के बराबर। अब कोई भी सब्सटेंस हो उसका Z क्या होगा, E अपॉन 96,500। तो अलग अलग जो सब्सटेंसेस होते हैं उनका E अलग अलग होता है, सबका इक्विवेलेंट वेट अलग अलग होता है, जैसे मॉलिक्यूलर वेट अलग अलग होते हैं। तो इसलिए सबका Z भी क्या होगा, अलग अलग होगा। बट Z को हम किसके बराबर लिख सकते हैं, Z कैन बी रिटन एज E अपॉन 96,500। तो Z की वैल्यू हमने निकाल ली E अपॉन 96,500। तो इससे जो हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला था W इज इक्वल टू ZIT, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू EIT अपॉन 96,500, सिंस Z इज इक्वल टू E अपॉन 96,500। तो ये फॉर्मूला हमें क्वेश्चंस करने में बहुत काम आएगा, और ये याद रखना चाहिए, W इज इक्वल टू EIT अपॉन 96,500। यहां पर E क्या है, E इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ द सब्सटेंस। अब अगर मास ऑफ द सब्सटेंस W, उसको मैं लिखता हूं वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, और वॉल्यूम को अगर मैं लिखता हूं एरिया इंटू लेंथ, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एरिया इंटू लेंथ इंटू डेंसिटी इज इक्वल टू EIT अपॉन 96,500। यहां पर A क्या है, A इज द एरिया ऑफ द आर्टिकल टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड, L is the thickness of the layer deposited, and D is the density of the metal deposited. तो ये जो फॉर्मूला है इसके एप्लीकेशंस हमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग में देखने को मिलते हैं। अदरवाइज भी ये फॉर्मूला बड़ा काम का फॉर्मूला है, क्योंकि इसमें से अगर हमें देखिए 1 2 3 4 5 6 अननोन चीजें हैं, अब इसमें से मान लो 5 चीजें पता है, तो जो भी छठवीं चीज जो हमें नहीं पता है वो हम निकाल सकते हैं। जैसे अगर एरिया निकालना है तो एरिया निकाल सकते हैं, लेंथ निकालनी है यानी थिकनेस निकालनी है तो वो निकाल सकते हैं, मेटल की डेंसिटी निकालनी है वो निकाल सकते हैं, उसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है वो निकाल सकते हैं, करंट निकाल सकते हैं, करंट का स्ट्रेंथ कितना है, तो ये करंट का स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए भी ये फॉर्मूला यूज हो सकता है, या फिर टाइम भी हम उससे निकाल सकते हैं। तो इन 6 में से अगर 5 क्वांटिटी हमें दी हुई है तो छठवीं क्वांटिटी हम इस फॉर्मूला का यूज करके ऑब्टेन कर सकते हैं। सो दिस इज द थ्योरी पार्ट फॉर द फर्स्ट लॉ। अब हम क्वेश्चन करते हैं, ऑन इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कवर द सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस।
Here is a question for you. 4 Faradays of electricity was passed through a solution of CuSO4. The mass of copper deposited at cathode is, और एटॉमिक वेट कॉपर का दिया हुआ है 63.5। तो आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम दो तरीके से देखते हैं। एक सिंपल तरीका, कॉमन सेंस का तरीका, कि अगर कैथोड के रिएक्शन की बात करी जाए तो वहां पर क्या हो रहा है, कॉपर है 2+ के स्टेट में और वो 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर कॉपर बना रहा है और ये कॉपर डिपॉजिट हो जा रहा है कैथोड पर। अब अगर मैं सिंपल स्टोइशियोमेट्री की बात करूं तो मैं कह सकता हूं अगर 1 मोल ऑफ कॉपर डिपॉजिट करना है तो इलेक्ट्रॉन के कितने मोल लगेंगे, 2 मोल। 2 मोल इलेक्ट्रॉन के लगेंगे और 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, 1 फैराडे। तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, 2 फैराडे। तो इस इक्वेशन को देख के ही मैं कह सकता हूं कि 1 मोल ऑफ कॉपर को डिपॉजिट करने के लिए कितने चार्ज की जरूरत है, 2 फैराडे चार्ज की जरूरत है। इस क्वेश्चन में इसने दिया है 4 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाज पास्ड। तो अगर डबल चार्ज पास होगा तो जो कॉपर के मोल प्रोड्यूस होंगे वो भी क्या होंगे, डबल होंगे। तो देयरफॉर 4 फैराडे will produce 2 moles of copper at cathode। और 2 moles of copper का वेट पूछा है तो वो कितना हो जाएगा, 2 into 63.5 ग्राम, यानी 127 ग्राम ऑफ कॉपर विल बी डिपॉजिटेड एट कैथोड। अब दूसरा मेथड देखते हैं, वो सीधा फॉर्मूला वाला मेथड हम देखते हैं। लुक एट द सेकेंड मेथड, एंड जनरली स्टूडेंट्स ये सेकेंड मेथड ही प्रेफर करते हैं क्योंकि ये सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड मेथड है। हमारे पास फॉर्मूला क्या था, W इज इक्वल टू EIT अपॉन 96,500 और I इंटू टी किसके बराबर है, चार्ज के बराबर। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू E इंटू क्यू अपॉन 96,500। यहां पर चार्ज किस में होना चाहिए, कूलम में होना चाहिए। तो चार्ज कितना है, 4 फैराडे। तो क्यू को मैं क्या लिख सकता हूं, 4 फैराडे, यानी 4 इंटू 96,500 डिवाइडेड बाय 96,500। तो वेट कितना आ जाएगा, इक्विवेलेंट मास इंटू 4 के बराबर। और इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या होता है, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर। कॉपर का एन फैक्टर कितना है, कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर है 2+, 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है मतलब उसका एन फैक्टर 2 है। ठीक है, तो हम इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर को क्या लिख सकते हैं, एटॉमिक वेट अपॉन एन फैक्टर, और एन फैक्टर तो 2 है, इंटू 4, यानी फॉर्मूले से भी आंसर कितना आ जाएगा, 127 ग्राम्स। तो आप ये फॉर्मूला वाला मेथड भी प्रेफर कर सकते हैं। बस याद रखिएगा कि E क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। I इंटू टी क्या होता है, करंट इन एम्पियर, टाइम इन सेकेंड। तो I इंटू टी क्या हो गया, चार्ज, पर ये किस में होगा, कूलम में होगा, क्योंकि ये एम्पियर है ये सेकेंड है, एम्पियर इंटू सेकेंड क्या होता है, कूलम। तो यहां पर चार्ज किस में दिया हुआ था, फैराडे में दिया हुआ था, और हमें पता है 1 फैराडे मतलब 96,500 कूलम। तो इसलिए चार्ज को मैंने कैसे लिख दिया, 4 इंटू 96,500। 96,500 कट, ये हो गया E इंटू 4, और E को हम क्या लिखेंगे, एटॉमिक वेट अपॉन एन फैक्टर। कॉपर का एन फैक्टर इज 2। तो सेम आंसर कैन बी ऑब्टेन्ड
फॉर्मूला से करिए, फॉर्मूला से भी ठीक है, और अगर दूसरी अप्रोच से करना है तो उससे भी ठीक है, एक ही चीज है दोनों. So that's it for this lecture. In the next lecture, we will cover the second law of electrolysis. Thank you.